सभी को प्रणाम। और आज का ये सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे, इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करना है, ओम का चैंट करना है। और इस जो हम शुभ अवसर हमें मिला है, मुझे रेकी सिखाने का और आप लोगों को रेकी सीखने का, ये एक कुछ अजीब सा संयोग है हम लोगों का मिलने का। कहीं ना कहीं हम लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और कैसे एक दूसरे से इतनी अच्छी चीजें सीख कर लाइफ में कुछ अच्छा यूज कर लेते हैं। उसके पीछे का कुछ पर्पज हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा आपसी पहला पिछले जन्मों का कोई नाता हो, उस वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आप ही लोगों ने हमारे ऐड पर क्लिक क्यों किया? बहुत सारे लोगों के पास ऐड गया होगा, बहुत सारे लोग कनेक्ट भी हुए हैं बट अभी सेशन से नहीं जुड़े हैं। तो उसके पीछे की क्या वजह है? कहीं ना कहीं एनर्जी मैच नहीं होती है। कुछ लोगों से एनर्जी मैच हो जाती है, वो लाइव जुड़ गए हैं। जिनसे एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो वो नहीं जुड़ पाए, राइट। ये सब हम लोगों का अपना कार्मिक होता है, और जिसकी वजह से हम आज एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। एक बार ओम का चैंट करेंगे सभी लोग और आगे का प्रोसेस करेंगे। जो लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है 2 मिनट के लिए चश्मा उतारेंगे और ओम का चैंट करना है। ओ शांति शांति शांति। नमो। अपने गुरुओं को याद करना है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा मेरे गुरुजनों का धन्यवाद, परमपिता का धन्यवाद, आप सभी का, आप सभी के माता पिता का धन्यवाद, मेरा मेरे माता पिता का भी धन्यवाद, ईश्वर का, प्रकृति का, पंच तत्व का धन्यवाद, जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे का हम प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानने वाले कि रेकी आखिर होता क्या है। हम लोग गूगल पर सर्च करते रहते हैं रेकी क्या है, लेकिन जो आप गूगल पर रेकी की परिभाषा देख रहे हैं, रियल में उससे कुछ डिफरेंट है, उससे कुछ अलग है। वो एक लिखित वाली परिभाषा है। लेकिन आज हमें कुछ डिफरेंट चीजें जाननी है कि रेकी का रियल मतलब क्या है, राइट। जब हम रियल चीजें, उन चीजों को जान लेते हैं तो चीजों में हम आगे बढ़ पाते हैं, राइट। अगर हम जैसे किताबों में जो चीजें लिखी हुई होती हैं उन चीजों के बेस पर जाएंगे तो शायद उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता। जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ना, वो सबसे बेहतर ज्ञान होता है, राइट। तो जो चीजें हमने भी अपनी लाइफ में यूज करके देखी, रेकी का मतलब समझा, रेकी को अपने जीवन में अपना कर देखा कि रेकी से क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उन सभी को, एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सभी लोग अपना वीडियो को ऑन करें और मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। आप सभी के सामने स्क्रीन आने वाली है और अब हम आगे इस प्रोसेस को समझने वाले हैं। हैंड रेज करके मुझे बताएंगे क्या स्क्रीन आप सभी के सामने आ रही है? कोई भी हैंड रेज करके बताइए प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखो, अभी हम जो रेकी का ज्ञान जानने वाले हैं, आज तक हमने गूगल पर देखा है रेकी एक जापानीज एनर्जी है जो जापान में जिसका विकास हुआ है और जापान से आई है। सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों को जान लेना है कि रियल में रेकी आखिर है क्या। देखिए, रेकी एक प्रकृति की ऊर्जा है, पंच तत्व की ऊर्जा है, जो पहले भी थी, आज भी है। और ऐसा नहीं कि जापान में अलग से कोई एनर्जी बनी है। हाँ, वहां पर जो डॉक्टर मिकाऊ सुई हुए हैं, उन्होंने उस पर अलग से साधना करके उस एनर्जी को गेट किया है। उससे पहले भी एनर्जी हुआ करती थी। उससे पहले भी आपने देखा होगा, कुछ गुरु क्या करते थे, हीलिंग का प्रोसेस करते थे, दूसरे को टच करके हीलिंग कर देते थे। आपने देखा था साईं बाबा की आपने हिस्ट्री देखी है, ईसा मसीह की हिस्ट्री आपने देखी हो, राइट। वो कैसे होता था प्रोसेस, कैसे वो आपने देखे साईं बाबा की
पूरी हिस्ट्री आपने सुनी होगी कि वो दूर से उपचार कर दिया करते थे, किसी का नाम लेकर ही, किसी का केवल आशीर्वाद देने मात्र से ही उपचार हो जाया करता था। तो क्या था आखिर वो सब रेकी ही था। वो ही रेकी आज है, वो ही रेकी तब थी। लेकिन अभी चेंज क्या आया है? अभी चेंज ये आया है कि पहले उस रेकी को सभी सीख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं बनाया गया था कि रेकी पर कैसे काम किया जाए, कैसे रेकी को सीखा जाए। जितने गुरु लोग हुआ करते थे उन्होंने साधना ध्यान के द्वारा वो एनर्जी को गेट तो कर लिया, लेकिन वो एनर्जी का जो विज्ञान था वो दूसरों को सिखा नहीं पाए। उन्होंने उसका कोई तरीका ऐसा नहीं बनाया कि दूसरे भी इस एनर्जी को आखिर सीख जाएं और ये एनर्जी ऐसी आगे बढ़ती जाए। डॉक्टर मिकाउसी ने यही किया। उन्होंने उसको ऐसे प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने लेकर आए कि वो पूरी दुनिया में फैल गई। और आज जापान की वजह से रेकी यहाँ पर हम सब लोग सीख पा रहे हैं, राइट। लेकिन इससे पहले रेकी हुआ करती थी, बस मतलब इतना था कि पहले इसको रेकी के नाम से नहीं जानते थे। पहले इसको सिंपल कुछ लोग झाड़ फूक के नाम से जानते थे, कुछ लोग आशीर्वाद या एनर्जी के रूप में जानते थे। रेकी के नाम, रेकी जो कि जापानीज वर्ड हो गया है, राइट। रे का मतलब हो गया आध्यात्मिक या फिर सर्वव्यापी, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई। और की का मतलब ऊर्जा, मतलब वही ऊर्जा है। ब्रह्मांड में फैली हुई कौन सी ऊर्जा होती है? ब्रह्मांड में पंचतत्व की ऊर्जाएं हैं, प्रकृति की ऊर्जाएं, और उसी ऊर्जा का हम यूज करते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे में और जो प्रकृति है उसमें क्या समानताएं हैं, कैसे ये एनर्जी हमारे ऊपर काम करती है। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, वो पांच तत्व से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और इन्हीं पांच तत्व से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। तो जब हम प्रकृति के साथ मैच करके चलते हैं, प्रकृति की चीजों को ग्रहण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अगर हम प्रकृति की चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, आजकल आपने देखा है प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है या फिर आयुर्वेद चल रहा है, वो क्या करते हैं? कहते हैं कि प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़कर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रेकी में क्या सिखाया जाता है? देखिए, रेकी में सिखाया जाता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर आप अपना स्वास्थ्य ही नहीं, अपने रिश्तों को भी अच्छे कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जो धन के अवरोध है उनको भी मिटा सकते हैं। आज तक आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में सीखा गया है कि केवल स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है प्रकृति के साथ मिलकर, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के साथ मिलकर वो सब चीजें हम गेट कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं। अच्छे रिलेशन हमारी आवश्यकताएं हैं, धन की हमारे हमें आवश्यकता है, और हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। वो सब चीजें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? अब इन चीजों को हमें समझना है। हमारे जो सेवन चक्राज हैं, सात चक्राज के बारे में लगभग सभी को पता होगा, आगे हम डिटेल में जानने भी वाले हैं। सात चक्रा जो हमारे हैं, उन सात चक्रा से ही हमारे जो पांच तत्व हैं जो हमारी शरीर में हैं वो कनेक्ट होते हैं। और उन्हीं के द्वारा जब हम एक एक चक्रा को चार्ज करते हैं, एक एक चक्रा को हीलिंग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वो पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। और जब वो पांचों तत्व बैलेंस होते हैं, उन्हीं पांचों तत्व से ही हमारे रिलेशन जुड़े हुए हैं। उन्हीं पांचों तत्व से ही हमारा धन के जो अवरोध हमारे जीवन में आते हैं वो भी उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ होता है। तो जिस दिन हमने इन पांचों तत्वों को अपनी बॉडी में बैलेंस कर लिया, तो उस दिन हमारे वो सारे अवरोध रिमूव हो जाते हैं। तो ये है रेकी का विज्ञान। जो अब हम जानते थे अब तक कि रेकी से केवल स्वास्थ्य ठीक होता है या फिर रेकी से अदर चीजों को ही केवल ठीक किया जा सकता है, तो रेकी से एवरीथिंग चीजें ठीक कर सकते हैं। रेकी से मतलब कि एक निर्जीव वस्तु के ऊपर भी रेकी काम कर सकती है। इसको हम आगे जानने वाले हैं। मैं भी आगे स्क्रीन को आगे बढ़ाऊंगा और आगे डीप में जानेंगे। सबसे पहले जो आपने गूगल पे आज तक देखा है रेकी की परिभाषा, रेकी एक जापानीज शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। रे मतलब सर्वव्यापी और की मतलब ऊर्जा। तो इसी ऊर्जा का मैंने आपको एक डिटेल में थोड़ा सा बताया है कि रेकी इस टाइप से काम करती है। चलिए अब नेक्स्ट हम स्क्रीन पर जा रहे हैं। रेकी क्या क्या काम कर सकती है, कैसे हमारी सहायता करती है, राइट। इस चीज को हम थोड़ा सा डीप में समझने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, रेकी एक प्राकृतिक ऊर्जा है, प्रकृति की ही ऊर्जा है, जिसको हम अभी यूज करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए या फिर वेल्थ के लिए, राइट। रेकी से क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं? रेकी से जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, साथ ही साथ
धन के अवरोध रिमूव हो सकते हैं। आज तक ऐसी कोई चिकित्सा नहीं बनी है जिससे स्वास्थ्य के साथ रिलेशन भी अच्छे हो जाए और रिलेशन के साथ हमारे धन के अवरोध भी रिमूव हो जाएं। तो ये एक सबसे बेहतर चिकित्सा मैं जान मान के चलूंगा, क्योंकि ये ऐसी चिकित्सा है जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। केवल हमारा स्वास्थ्य ही नहीं, हमारे रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं और हमारे धन के अवरोध भी रिमूव हो रहे हैं। अब साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेकी निर्जीव वस्तुओं पे कैसे काम करेगी। देखिए, रेकी क्या मतलब, क्या है? रेकी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और एनर्जी एनर्जी पे ही काम करती है। रेकी का मतलब है एनर्जी को बैलेंस करना। और आज तक हमने जाना है हमारा जो शरीर है उसमें एनर्जी होती है, जितने सजीव हैं उन सब में एनर्जी होती है, जितने पेड़ पौधे हैं उनमें एनर्जी होती है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर भी एनर्जी है। जो साइंस है, साइंस में अपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? वो भी एक एनर्जी का रूप है। सारी निर्जीव वस्तुएं उन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बनी है, तो इसका मतलब उनमें भी एनर्जी है। तो जब उनमें एनर्जी है और रेकी के द्वारा एनर्जी पर काम होता है, तो हर वस्तु पर काम कर सकते हैं हम निर्जीव वस्तुओं को भी। जो रेकी देकर उनको, अगर वो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ठीक किया जा सकता है। यहां तक कि रेकी सीखकर आप क्या क्या चीजें भी आप समझने वाले हैं। देखिए, रेकी सीखकर हम अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते तो उनको सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि वो, जैसे बच्चा जा रहा है, आपको एक चिंता लगी रहती है बच्चा स्कूल से कब आएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बस से जाता है स्कूल, बस से जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या बच्चा स्कूल में सेफ है या नहीं है, हमें एक सबसे बड़ी टेंशन लगी रहती है। अगर आप लोगों ने रेकी सीख लिया तो आप निश्चिंत होकर, जब आप बच्चे को रेडी करते हैं, जब बच्चा स्कूल के लिए जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं। आपका बच्चा 101% सुरक्षित वैसे ही वापस आने वाला है जैसे आप उसको भेज रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, हमें लगा रहता है घर पे कोई नहीं है, आजकल चोरी ये सब चीजें चल रही हैं, कहीं घर पे चोरी ना हो जाए, कहीं घर पे कोई समस्या ना हो जाए। तो इसके लिए जब आप अपने घर को छोड़कर जाते हैं, तो आप अपने घर को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आपका घर 101% गारंटीड बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है, जब आप उसको यूनिवर्स की एनर्जी से सुरक्षित करके जा रहे हैं। क्योंकि जो चोर होते हैं, चोर क्या है? वो एक टाइप की निगेटिव एनर्जी है। जब आपने अपने घर को प्रोटेक्ट कर दिया तो कोई निगेटिव एनर्जी वहां नहीं आ सकती, तो चोर कैसे आ जाएगा? इसके बाद आप घर से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी और मैं पूरे परिवार सहित जहां मेरा डेस्टिनेशन है, जहां मुझे जाना है, मैं पूरी तरह से सुरक्षित जा सकूं। उसके लिए भी आप अपनी गाड़ी को, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अब साथ ही साथ अब चीजों को और समझना है कि आप, जब हम घर से जाते हैं तो आजकल क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? जाम, ट्रैफिक जाम मिल गया है, आप अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी रेकी काम करती है। आप ट्रैफिक जाम लगे ही ना, उसके लिए घर से ही तैयारी करके जा सकते हैं। आपके रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। साथ ही साथ आपने इनकेस ये प्रोसेस नहीं किया लेकिन आप ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, तो उस दौरान क्या करेंगे? तब भी आप रेकी का यूज करके ट्रैफिक को जल्दी से खोल सकते हैं। वो ट्रैफिक बहुत जल्दी खुल जाता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से टाइम पर पहुंच पाते हैं। कुछ लोग क्या होता है, मुझे ट्रेन पकड़नी है बट रास्ते में जाम ना मिल जाए, मैं टाइम पे नहीं निकला, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए भी आप रेकी से आवाहन करके अपने रास्ते में ट्रैफिक ना आए, आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक, रेलवे स्टेशन तक जल्दी पहुंच पाए, वो भी पॉसिबल है। तो रेकी से तो सब कुछ पॉसिबल है। रेकी से वो चीजें हो रही हैं जो चीजें हमें कहीं से ऐसी इतनी आसानी से मिल ही नहीं पाती। एक ही उद्देश्य है, केवल रेकी सीखना, और वो एक उद्देश्य की पूर्ति से हमारे कितने सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। केवल रेकी सीखने से हमारा लाइफ इतना आसान हो जाता है कि हम, चिंता नाम का कोई वर्ड आपके पास नहीं रहता है। जो आज की डेट में चल रहा है, आज की डेट में क्या समस्याएं हैं? हर व्यक्ति
किसी के पास कितना भी अपार धन हो, किसी के पास कितनी भी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो स्ट्रेस में जा रहा है, स्ट्रेस में जाता जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, उससे उनको अनेक दूसरी बीमारियां हो रही हैं। तो वो क्या क्या है ये चीजें आप बड़ी आसानी से रेकी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस नाम की कोई चीज लाइफ में रहने ही नहीं वाली है। राइट। चलो अब काफी हो गया डिटेल, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब आपने कहेंगे कि यार इतनी चीजें कैसे पॉसिबल हैं? एक रेकी सीखने से अगर इतना कुछ होने वाला है तो हर कोई रेकी सीख लेगा? अगर इतना कुछ रेकी से होने वाला है तो हर कोई रेकी सीखना चाहेगा। लेकिन रेकी को सीखना तो आसान है, रेकी को सीखना तो आसान है, लेकिन रेकी को जीवन में धारण करना उतना आसान नहीं है। अब जीवन में धारण कैसे करना है रेकी को, अब इस चीज को हमें समझना है। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट करूंगा प्लीज। यस। अब हमें देखना है कि भाई हमने ये चीजें जान तो ली रे कि ये सारे काम कर सकती है, तो ये आखिर होंगे कैसे? कैसे रिलेशन अच्छे होंगे, कैसे धन के अवरोध दूर होंगे, और कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा? इसके लिए आपके सामने अभी देख रहे हैं रेकी के 5 सिद्धांत। आप देख रहे हैं, अरे यार सारे ही सिद्धांत ऐसे हैं कि क्रोध, चिंता, ईमानदारी, ये सब चीजें तो करनी इतना आसान तो नहीं है। आज की डेट में तो क्रोध तो सभी को होता रहता है, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? चिंताएं सभी को होती हैं, चिंताओं पे कैसे कंट्रोल करें? तो अभी इन्हीं को हमें सीखना है। देखो बहुत आसान होता है, पढ़ने में बहुत क्रिटिकल लगता है, अरे क्रोध को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना बहुत आसान है। इस चीज को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। आप देख रहे हैं इन सभी जो सिद्धांत है, सभी में आज के लिए शब्द लिखा गया है। ये आज के लिए शब्द क्यों लिखा गया है? इन केस आपने एक दिन क्रोध पर कंट्रोल कर लिया तो जीवन भर आप क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। इसीलिए आज के दिन लिखा गया। दूसरा, अगर ये लिख दिया जाए कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आपने अपने ब्रेन को ये बोला आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आपके ब्रेन पर क्या जाएगा? अरे क्रोध पे कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे क्रोध पे कंट्रोल होगा? लेकिन अगर आप अपने ब्रेन के अंदर ये डाल रहे हैं कि आज के लिए क्रोध नहीं करना है, तो उसको भी आसान लगेगा कि हाँ चलो एक दिन के लिए तो हो सकता है। सबकॉन्शियस जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उसके ऊपर अगर कोई हैवी बर्डन काम आता है तो वो उसको काम को करने से कतराता है, नहीं नहीं हो पाएगा। यही होता है ना, कोई भी काम हमारे सामने आता है, हम पहले कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है ना, ये जो चेतन बुद्धि है जिसको हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ये हमें उससे थोड़ा साइड में करता है, अरे नहीं हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप उसको आसान चीज बता रहे हैं, भाई एक ही दिन के लिए करना है, तो आसान है, उसको भी लगेगा आसान है, और वो उस चीज को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में भेज देगा, और आपके लिए क्रोध पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अभी तो रेकी सिखा रहे थे। छोटा सा डिटेल में इन चीजों को जानना जरूरी है। जिसने इन चेतन और अवचेतन मन को समझ लिया, वो रेकी में ज्यादा आगे बढ़ जाता है। खाली रेकी के नाम को रट लेने से, रेकी के सिंबल को बनाकर रट लेने से रेकी नहीं आता है। आपको रेकी को जीवन में धारण करना होगा। और जीवन में धारण कैसे कर सकते हैं? जब आपके दिमाग को, जो आपका चेतन मन है, जो जो नॉर्मली हम मन यूज करते हैं, जो दिमाग यूज करते हैं अपने पढ़ने लिखने में, जीवन यापन में जो यूज करते हैं, ये हमारा चेतन मन होता है। और दूसरा हमारा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और वही मिरेकल हमारी लाइफ में करता है। उसके अंदर जो आपने डाल दिया वो ही पॉसिबल है। तो उसके पास तक पहुंचना कैसे है, वो ही प्रॉब्लम है। उसके पास तक पहुंचना आसान नहीं है, वहां तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पाते हम लोग। तो रेकी के माध्यम से हम चीजों को आसान बनाएंगे। हम चीजों को, धन के अवरोध को रिमूव करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएंगे? धन के अवरोध को रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक जो हमारी होगी, वो रेकी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। राइट। तो चेतन और अवचेतन मन को शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ताकि इसका यूज करके हम 5 सिद्धांत को आसानी से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चेतन मन नॉर्मली जो हमारी लाइफ में हम यूज करते हैं, हम डेली खाना खाते हैं,
डेली स्कूल जाते, अपना स्कूल में जाकर पढ़ाई करा रहे हैं, बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, या हम लोग अपना घर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे चेतन मन का काम है। ये सब कुछ हम चेतन मन से कर रहे हैं। जो बिजनेस है उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सब चेतन मन से कर रहे हैं। लेकिन अवचेतन मन का यूज 90% लोग करते ही नहीं है। और उनमें से 10% लोग करने की कोशिश करते हैं, उनमें से 5% ही कर पाते हैं। 5% कोशिश भी करते हैं, बट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, अपनी चीजों को लेकर जा ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा हमें शॉर्ट में समझना है कि हम अवचेतन मन से कैसे पहुंचेंगे। अवचेतन मन से तभी पहुंचा जा सकता है जब अपने चेतन मन को आप कोई चीज आसान तरीके से बताएं। अपने चेतन मन को कुछ आसान तरीके से चीजों को बताएं। लता सिंह दीदी कह रही है कि आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है? हैंड रेज करके बता सकते हैं। रमन भैया, आवाज क्लियर है? धन्यवाद। तो चेतन मन और अवचेतन मन को अच्छे से समझना है कि हमारे अवचेतन मन के अंदर चीजों को कैसे डालें। अवचेतन मन के अंदर चीजें तभी जा सकती हैं जब हम अपने चेतन मन को जो चीज बता रहे हैं, जैसे कि आपको 5 सिद्धांत बताए गए हैं, इन 5 सिद्धांत को आसान तरीके से जब हम अपने अवचेतन मन को बताएंगे, अपने चेतन मन को बताएंगे, तो चीजें अवचेतन मन में इजीली जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड में इजीली जाएंगी। जब हमारे जो नॉर्मली हम ब्रेन यूज कर रहे हैं, इसको कोई चीज आसान लगती है, तो ये चीजें अवचेतन मन में जा सकती हैं। तो हमें अपने जो काम है, जो भी आप अपने जीवन में भी बदलाव करने जा रहे हैं रेकी के द्वारा, उनको आसान तरीके से समझना है, आसान तरीके से अपने दिमाग के अंदर डालना है कि ये बहुत आसान है। जब आपके नॉर्मल जो दिमाग है इसको आसान लगेगा, तो चीजें अवचेतन मन में पहुंच जाती हैं और चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे जानने वाले हैं कि अवचेतन मन रियल में क्या है। अवचेतन मन ही हमारा भगवान है, जो हमारे लिए जादुई सब चीजें कर सकता है। हमने सोचा और वो चीजें हो जाती हैं, वो सब अवचेतन मन करता है। इस चीज को आगे समझेंगे। अब ये 5 सिद्धांत पे हमें वर्क करना है कि ये 5 सिद्धांत आखिर हम कैसे फॉलो कर पाएंगे। पहला सिद्धांत है, आज के लिए क्रोध नहीं। सबसे पहले मैं जानना होगा कि यार मैं क्रोध आखिर करता क्यों हूं, मुझे क्रोध आता क्यों है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मुझे क्रोध आ रहा है। राइट? अगर आपने वो चीजें जान ली कि क्रोध आता किस चीज से है, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रोध किस किस चीज से आता है, जनरली जो आता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, उसकी वजह से क्रोध आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे मेरे एम्प्लॉइज जो हैं, अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री का मालिक है या फिर मैनेजर है, वो कहेंगे मेरे एम्प्लॉइज मेरा कहना नहीं मानते हैं, इसलिए क्रोध आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे भाई मेरे घर में वाइफ कहना नहीं मान रही है, इसलिए क्रोध आ रहा है। कुछ दीदी कहेंगे कि बच्चे कहना नहीं मान रहे, साथ में हस्बैंड खाना कहना नहीं मान रहे, इसलिए क्रोध आ रहा है। तो क्रोध आने की वजह यही जनरली होती है। या हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसलिए क्रोध आ रहा है। राइट? तो इन चीजों को हमें, अगर हमने जान लिया कि ये सब चीजें हैं, अब इनको आसान कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बच्चे कहना नहीं मानते, ये जनरल हो चुका है आज। ये नॉर्मली लोगों का, जब 4-5 लोग या 10 लोग रास्ते खड़े हुए होते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उनमें आपस में बात सबसे पहले यही चलती है, भाई बच्चे तो कहना नहीं मानते। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, वो कहना नहीं मानते, वो अपने हिसाब से ही चलते। राइट? तो इन चीजों को कैसे बदलना है? देखिए, इन चीजों को बदलना बहुत आसान है। जब तक हम कहते रहेंगे बच्चे कहना नहीं मानते, तब तक बच्चे कहना मानेंगे ही नहीं। जिस दिन हमने बोलना शुरू किया मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है, और मेरा बच्चा सबसे ग्रेट है, और मेरा कहना मानता है, मेरे घर में पूरी खुशहाली लेकर आ रहा है, जिस दिन हम इन चीजों को बोलना शुरू करते हैं, मतलब मेरे बच्चे के लिए अगर मैं पॉजिटिव वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप मन मन में भी पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे, तब भी आपका बच्चा आपका कहना मानना शुरू कर देता है। आखिर कैसे होता है ये? देखिए, जो हम लोग हैं, हमारी पूरी फैमिली है, हम लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। मानते हैं इस चीज को? हमारी जो सोल है एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं बच्चे को याद कर रहा हूँ और बच्चे का तुरंत फोन आ जाता है। मैं वाइफ को मुझे याद कर रहा हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ, तो तुरंत उसका फोन आ जा रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, तो हमारी जिस सोल के बारे में मैं सोच रहा हूँ, उस सोल के मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आया,
तो इसलिए उसका फोन आ जाता है। तो इन चीजों से समझा जा सकता है कि हमारी जो चेतनाएं हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। हमारी जो परिवार के जो मेंबर्स हैं, हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। तो जिस दिन मैंने एक पॉजिटिव अफर्मेशन मेरे बच्चे के लिए अगर करनी शुरू कर दी, तो मेरे ब्रेन में जो चीज जा रही है वही चीज उसके ब्रेन में भी जाने वाली है, क्योंकि मेरी सोल उससे कनेक्ट है। तो मेरी जो चीजें हैं, मेरी जो अफर्मेशन है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए, तो वो चीजें उसके ब्रेन में भी जाने वाली है। अगर हमने ये चीज समझ ली, तो रियल में हम हमारे रिलेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जो हमारी शिकायत रहती है, वाइफ कहना नहीं मान रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, घर में मेंबर मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, इन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं केवल हमारी पॉजिटिव थॉट से। वो पॉजिटिव थॉट आपने समझ ही लिया है, चेतना एक दूसरे से कनेक्ट है, आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जो चीज हम बोलेंगे, जो चीज हम सोचेंगे, जो चीज हम सपने में भी देखेंगे, नाइट में हम सोते हैं, दिमाग में यही सोते सोते कुछ लोग सो जाते हैं, अरे भाई बच्चे बिल्कुल नहीं कहना मान रहे हैं, मैं क्या करूं, रात भर नींद नहीं आती है, परिवार में कलह होने शुरू हो जाते हैं। आखिर क्यों, क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम लोग खुद ही निगेटिव चीजों को चैंट करके, खुद ही निगेटिव वर्ड्स को बोलकर हम हमारे रिलेशन को में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्रोध नाम की एक छोटा सा वर्ड हमें बहुत परेशान कर रहा है। क्रोध एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम समझते हैं क्रोध पे कंट्रोल करना मुश्किल है। क्रोध पे कंट्रोल करना बहुत आसान है, जो तरीका मैंने आपको बताया है। कहते हैं एम्प्लॉइज कहना नहीं मान रहे, एम्प्लॉइज के लिए भी वैसे ही आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मेरे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं और वो मेरे तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जा रहा है और मेरी कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप वो चीजें करते हैं तो रियल में वही मिरेकल होता है। जिन इम्प्लॉइज के लिए हम ऑफिस से घर पर आते हैं, अपने परिवार में भी यही डिस्कशन करते हैं, एक इम्प्लॉइज ने ये मिस्टेक कर दी, उसने कहना नहीं माना, उसको सस्पेंड करना होगा, उसको ये करना होगा, ऐसा होता है। कुछ लोग शॉपकीपर हैं, उनके पास भी कुछ नौकर रहते हैं, वो काम कराते हैं। या कुछ लोग खेत खलियान में काम करते हैं, उनके पास भी नौकर रहते हैं। तो उन नौकर को जब तक हम नौकर समझते रहे या एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज समझते रहे, तब तक बेहतर नहीं होने वाला है। जिस जिस दिन उनको आपने एक सोल समझ लिया, उनको एक आत्मा के रूप में समझ लिया, तो आप उन चीजों को बदल सकते हैं। सोल क्या है? सोल इज ए गॉड, सोल सोल भगवान है। तो आप भगवान के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहेंगे? क्या भगवान से गुस्सा होना चाहेंगे? क्या भगवान के लिए कुछ निगेटिव वर्ड निकालना चाहेंगे? नहीं। तो इसलिए जिस दिन हम हमारे रिलेटिव्स, हमारे परिवार के मेंबर्स या हमारे एम्प्लॉइज को सोल के रूप में आपने समझा, तो उस दिन से हमारे जो रिलेशन है वो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनको सोल समझा। सोल इज ए गॉड, सोल भगवान है। तो भगवान से आपको कैसे बर्ताव करना है, वैसा ही बर्ताव आप उनसे करने लग जाएंगे, तो रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, क्रोध समाप्त होता जाएगा। ये एक छोटा सा वर्ड क्रोध धीरे धीरे आपकी जिंदगी से निकल जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। पहला सिद्धांत अपनाना बहुत आसान है, एक दिन अपना के तो देखिए, एक दिन करके तो देखिए कैसे बदलता है। चीजों को और कैसे बदला जा सकता है, और अच्छा कैसे किया जा सकता है। आपके पास कोई इंप्लॉइज है जो कहना नहीं मान रहा है, बच्चा है जो कहना नहीं मान रहा है, एक दिन बच्चे को बुला के तो देखिए अपने पास। उस बच्चे को अपने पास बुला के देखिए, जो बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, उसकी एक बार प्रशंसा करके तो देखिए आप, उसके बारे में एक बार कुछ पॉजिटिव वर्ड बोल के तो देखिए आप। वो बच्चा आपसे कितना खुश होता है, वो उन चीजों को सुनने के लिए तरसते हैं। बच्चे उन पॉजिटिव वर्ड को, अपने लिए प्रशंसा, अपनी बड़ाई सुनने के लिए तरसते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। जिस दिन आप अपने बच्चे को, उसने कुछ भी एक अच्छा काम किया उसके लिए, या अपने एम्प्लॉइज को, उसके लिए उसने कोई अच्छा काम किया उसके लिए, उसको आपने कुछ भी अपने पॉजिटिव वर्ड बोला, तो उस दिन से वो एम्प्लॉइज आपका एम्प्लॉइज नहीं, वो आपका भाई बनकर आपके साथ चलेगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा देगा। वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, वो भगवान है। उसको आप कुछ अच्छा बोल के तो देखिए, वो भगवान ही आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब तक एम्प्लॉय समझते रहे, जब तक नौकर समझते रहे, या बच्चे को बच्चे की तरह ही समझते रहे, वो कहना नहीं मानता, वो ये नहीं करता, तो तब तक चीजें नहीं बदलने वाली है।
तो इससे हमारी लाइफ में केवल क्रोध नाम के एक छोटे से वर्ड को रिमूव कर देने से लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। चिंता को कैसे दूर करना है? सेम, क्रोध इक्वल टू चिंता। जहां क्रोध है वहां चिंता है, और जहां चिंता है वहां क्रोध है। सेम वही फॉर्मूला इस पर भी काम करता है। जहां पर आपको क्रोध आ रहा है वहीं पर आपको चिंताएं हो रही हैं, जहां पर आपको चिंताएं होती है वहीं आपको क्रोध आ रहा है। आप फिर वही चीजें रहेंगी। बच्चे कहना नहीं मानते इसलिए चिंता है, एम्प्लॉयज कहना नहीं मानते इसलिए चिंता है, परिवार के मेंबर कहना नहीं मान रहे इसलिए चिंता है। तो चिंता वर्ड को भी रिमूव करना बहुत आसान है। जिस दिन हमने क्रोध को रिमूव कर दिया उस दिन चिंता भी रिमूव होने वाला है। केवल ये छोटी सी एक बात है जिसको हमें समझना है। सामने वाले को सोल के रूप में समझिए, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। राइट। तीसरा जो सिद्धांत है, सब काम ईमानदारी से। अब आप कहेंगे भाई ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं है, फिर कैसे ईमानदारी से चला जा सकता है? एक दुकानदार है, अगर वो ईमानदारी से चलेगा वो कुछ बचा नहीं पाएगा। एक अगर मैनेजर है, अगर वो ईमानदारी से चलेगा तो फैक्ट्री से कुछ नहीं बचा पाएगा। क्या ऐसा है? यही हम लोगों का मानना है, इसलिए हम ईमानदारी से नहीं चलते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि ईमानदारी से चलकर जो हम अभी अर्जित कर रहे हैं, जो अभी हम गेट कर रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा गेट किया जा सकता है। कैसे? आप एक शॉपकीपर हैं। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ईमानदारी से चलना मुश्किल है, तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि ईमानदारी से करने से क्या बदलाव आने वाला है। आपके पास कोई दो प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट है उसमें आपको कम प्रॉफिट होता है। तो आप अपने कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे जिस पर आपको प्रॉफिट ज्यादा है। राइट। तो हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सबसे पहले वही प्रोडक्ट दिखाएंगे, भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसको आप खरीद लीजिए। हम चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट वो खरीद ले और मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाए। लेकिन अगर हम ईमानदारी से चलें, हमने दोनों प्रोडक्ट उसके सामने रखे, हमने दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसको बताया, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है। ये प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता है, ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, बट इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो वो उसके ऊपर छोड़िए, उसको क्या प्रोडक्ट लेना है? उसको सस्ते वाला प्रोडक्ट लेना है या उसको महंगे वाला प्रोडक्ट लेना है? राइट। जिस दिन हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो ये ईमानदारी हो गया। वो उसकी इच्छा होगी। क्योंकि क्या होता है, हमने एक कम, जिस पर हमें बेनिफिट ज्यादा हो रहा था, वो कॉस्ट वाला हमने प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर है उसको दे दिया। लेकिन कस्टमर उससे सेटिस्फिकेशन उसको नहीं हुआ, उसने उसको यूज किया, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो आपका कस्टमर आगे के लिए नहीं रहा। आपने एक बार प्रॉफिट ले लिया, लेकिन आगे के लिए वो कस्टमर गया। अगर आपने प्रोडक्ट तो वही बेचना है, प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आपने उसके सामने रखे, दोनों का आपने उसको कंपेरिजन करा के बता दिया, भाई ये सस्ता है ये महंगा है, इसका ये रेट है इसका ये है, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो वो उसके ऊपर जब आपने छोड़ दिया, आप, वो उसकी इच्छा है, अगर उसको सस्ता लेना है तो वो वाले प्रोडक्ट को ही लेगा, अगर उसको महंगा या अच्छी क्वालिटी का लेना वो उस दूसरे प्रोडक्ट को लेगा। तो वो कंप्लेन जो आने वाली थी, जो आपका कस्टमर आपसे दूर जाने वाला था, वो नहीं जाएगा। एक तो वो देखेगा कि भाई जो शॉपकीपर है वो अच्छा है, उसने मेरे को अच्छे से बताया है कि ये चीजें हैं, और इसने मुझे बताया है कि क्वालिटी कौन से की अच्छी है, सस्ते वाला भी प्रोडक्ट है अच्छे वाला भी प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट इसके पास हैं। तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो ये ईमानदारी हुई। दूसरा, आपकी शॉप पर आपने एक वाटर कूलर रख दिया है या फिर वाटर का कैंपर रख दिया है, जल रख दिया है वहां पर। अगर वहां पर केवल इतना कर दिया, ये एक आप अपने जो कस्टमर है उस कस्टमर के लिए ईमानदारी, मतलब उसको अगर प्यास लग रही है ताकि वो पानी पी सके, अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो उससे भी आपके कस्टमर ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ लोग की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैंपर भी खरीदूं, कैंपर खरीद के उसमें क्यों कॉस्ट लगाऊं, जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक वाटर कूलर रख रहा है, पानी ठंडा होना चाहिए, मेरे कस्टमर को ठंडा शुद्ध पानी मिले, तो वहां पर कस्टमर ज्यादा जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपने एक फैसिलिटी रखी है, आपने अपने क्लाइंट के लिए, अपने जो कस्टमर है उसके लिए, उसके स्वास्थ्य को समझते हुए, उसके, तो उसके लिए आपने बेहतर किया, तो वो आपका कस्टमर परमानेंट कस्टमर हो जाता है। गर्मी में कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपने अगर उसको केवल एक बैठने के लिए बोल दिया, राइट, बैठने के लिए बोल दिया, हवा में थोड़ी देर वो बैठ गया, तो उसको बहुत बेहतर लगेगा, वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर हो सकता है। लेकिन
अगर हम क्रोध में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का शो कहें या फिर बिजनेस कहें, वो इतना अच्छा क्यों नहीं चलता है? आप अपने कस्टमर के अंदर के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर सोल देखा ही नहीं है। अगर हम उसके अंदर सोल को नहीं देख रहे हैं, तो तब तक हमारे उससे रिलेशन बेहतर नहीं बनेंगे, तब तक वो हमारा परमानेंट कस्टमर नहीं बनने वाला है। जब आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, उसके उसको आपने एक सोल के रूप में समझा, उसके साथ आपने वही व्यवहार किया जो आप अपने ईश्वर परम पिता के साथ करना चाहेंगे, तो वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है। ये चीजें हम जब करते हैं, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक है, अपने जो क्लाइंट, जो अपने एम्प्लॉइज रहते हैं, उनको काम दे रहा है। एक क्या कर रहा है मालिक, उसको बर्डन दे दिया, बहुत सारा काम दे दिया, आज ही सारा आपको करना होगा। लेकिन एक मालिक ने बोला कि भाई, आप ये हमारा इतना काम है, आप इसमें कितना बेहतर करके दिखा सकते हैं, आप वो बेहतर करके दिखाइए। तो कौन सा जो एम्प्लॉइज है वो अच्छा काम करेगा? क्या उस मालिक वाला जिसने ज्यादा बर्डन काम दे दिया, क्या वहां पर ज्यादा काम होने वाला है? वहां ज्यादा काम होने ही नहीं वाला है, वहां पर काम फिर कम होएगा। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉइज को आप बता रहे हैं कि काम आप जितना आप अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं उतना काम कर दीजिए, तो वहां काम अच्छा भी होने वाला है और वहां पे काम ज्यादा भी होने वाला है। तो चीजों को ऐसे ही बदला जा सकता है। रिलेशन की बात करें, अपने घर की बात करें, घर में, परिवार में, वहां पर जब हम ईमानदारी अपनाते हैं, वो कैसे ईमानदारी? मेरी जितनी दीदी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आप एक तो आप, आपका मन कहीं है, आपने उल्टा सीधा सफाई कर दिया, बट सफाई अच्छे से नहीं हुआ, अनकंफर्ट आपको भी लगेगा, अरे साफ सफाई नहीं दिख रहा, कहीं कुछ सामान फैला हुआ है, कहीं कुछ सामान फैला हुआ है। कुछ लोगों के घरों में ऐसा दिखता है, लेकिन एक के घर में दिखता है सब कुछ सेटअप है, सब कुछ बहुत अच्छे से सेट है, कोई भी ऐसी चीज इधर उधर नहीं बिखरी हुई है। वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, पूरा ईमानदारी से अपने घर को मैनेज कर रही है। जहां पर सब कुछ सेटअप सेट रहता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। लेकिन जहां पर इधर उधर चीजें फैली रहती हैं, लोग जो अपने घर के केयर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने घर की साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। किस चीज से होती है? जो एनर्जी का प्रवाह होता है। एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है? देखिए, एनर्जी आ रही है, अगर आपने कहीं पर उल्टी सीधी चीजें फैला के रखी हुई हैं, तो वहां पर एनर्जी उससे अवरोध उत्पन्न करती है। उस एनर्जी के लिए वो चीजें अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। अगर आपने सब चीजें सेट करके रखी हुई हैं, एक एक जगह पर आपने पूरा तरीके से सेट रखा है, तो एनर्जी वहां तक जाती है, और एनर्जी वहां तक जाकर आपके घर को पूरा पॉजिटिव कर देती है। साथ ही साथ कुछ घर में बोतलें बिखरी रहती हैं, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें ढेर लगा के रख लिया है, तो वो चीजें क्या है? वो चीजें कहीं ना कहीं क्या है, हम अपने घर की प्रॉपर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। हमें उनको साथ साथ रिमूव कर देना चाहिए, उनसे निगेटिव एनर्जी घर के अंदर भरती हैं। अगर आप अपने घर को सफाई करने के लिए ईमानदारी अपना रहे हैं, या फिर कहें कि खाना बनाने में ईमानदारी, वहां पर कैसे ईमानदारी होती है? इन केस आप खाना बना रहे हैं, सामने अपने मोबाइल चला रहा है, उसमें चल रहा है सास भी कभी बहू थी, राइट? अगर ऐसे एपिसोड आप देखकर खाना बना रहे हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर वही चीजें जा रही हैं जो उस मोबाइल में उसमें चल रहा है। तो वो चीजें जब आपके ब्रेन में जाती हैं, जब आप खाना बनाते हैं, तो वो चीजें उस खाने में भी जाती है, वही एनर्जी जाती है। और जब वो एनर्जी से खाना बनता है, उस खाने को परिवार के लोग खाते हैं, तो वो ही चीजें परिवार के लोगों के मन में जाता है, और इसी वजह से घर में समस्याएं पैदा होती हैं। अगर हम ईमानदारी वहां पर अपनाएं, खाना बना रहे तो खाना ही बनाएं, या फिर वहां पर आप एक अच्छा चीज करिए, आप ओम का चैंट अपने घर में चलाकर, किचन के आसपास चलाकर रखिए, आप खाना बनाइए, आप देखेंगे वन आप 21 डेज तक ये करके देखिए, आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। घर के अंदर रिलेशन अच्छे होते हैं, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, घर के अंदर धन के अवरोध रिमूव होते हैं, बच्चे कहना मानना शुरू कर देते हैं, और सबके रिलेशन बेहतर हो जाते हैं। केवल कितना किया, एक ओम का चैंट चलाया, आपने पॉजिटिव वाइब्स उस खाने में भर दी, वो पॉजिटिव वाइब्स वाला खाना आपके परिवार के सभी मेंबर्स ने खाया, और वहां से उनके मन में पॉजिटिव चीजें आ गई। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिया पानी वैसा ही होती वाणी।
आपने अन्न में कौन सी एनर्जी डाली है। अगर आपने उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल दी तो आपके घर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी खुशहाली लेकर आती है, और आपके घर के मेंबर्स पॉजिटिव एनर्जी से भरकर उनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं, धन के अवरोध रिमूव हो जाते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सभी दीदी के लिए मैंने बताया है, ऐसा अगर हम करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आप अगर करके देखिए, 21 दिन तक करिए और मुझे बताइए कि क्या चीजें आपके घर में बदली हैं। रियल में एक मैजिक हो जाता है, मैजिक की तरह चीजें बदल जाती हैं। तो ये है रेकी, इसको कहते हैं रेकी। अगर आपने जीवन में ये चीजें ऐसे धारण की तो आप रेकी के सच्चे साधक बन सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हाँ, रेकी काम करती है, रेकी से रिलेशन अच्छे होते हैं, धन के अवरोध रिमूव होते हैं, और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जब हम अपने जीवन में ये धारण करके जीवन में बदलाव देखते हैं, तब हमारा रेकी के प्रति विश्वास बढ़ता है, और हम दूसरे को रेकी से ये उपचार भी दे सकते हैं, अपना इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं। जितनी दीदी हैं घर पर रहती हैं, आप अपना एक थोड़ा सा समय निकालकर रेकी में अपना वर्क करना शुरू करें, क्लाइंट को रेकी हीलिंग देना शुरू करें। आप लोगों के ऊपर उपकार तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके लिए एक इनकम का एक सोर्स जनरेट हो जाता है, और आप घर ही घर में रहकर अपनी इनकम कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, अपने लिए सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। आगे का समझना है। आज सबके लिए आभार। अब आभार, देखिए आभार क्या चीज होती है। आभार मतलब कि आपके लिए किसी ने कुछ बेहतर काम किया तो उसके लिए एक बार थैंक यू बोल दीजिए, उसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। केवल यही आभार है, और ये आभार केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके लिए आपको दिल से बोलना होता है। रियल में कि धन्य देखिए, एक थैंक यू वर्ड और धन्यवाद वर्ड में क्या अंतर है। थैंक यू बोलने से और धन्यवाद बोलने से आपको फीलिंग किसमें बेहतर आती है, आप एक बार मन से बोल के तो देखिए। धन्यवाद वर्ड बोलने में ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, बड़ा ही वो हिंदी का वर्ड हो, वो प्रोफेशनल इंग्लिश का वर्ड हो, लेकिन धन्यवाद वर्ड जब आप बोलना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन में मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं जितने भैया जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। आप खाना खाते हैं, आप कितनी बार अपने परिवार को, अपने अपनी वाइफ को धन्यवाद बोला है कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, इसके लिए धन्यवाद। क्या किसी ने आज तक बोला है? कुछ लोग जरूर बोलते होंगे, सभी लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं बोलता है, लेकिन बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। अगर धन्यवाद बोल दिया तो आपके लिए कुछ चीजें और अच्छी होने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, खाने में नमक कम हो गया, खाने में मिर्च ज्यादा डल गई, या आपकी पसंद का खाना नहीं बनाए, तो उस दिन तो बोलेंगे आज धन्यवाद कैसे बोलूं, आज तो खाने में नमक ही नहीं है, फिर धन्यवाद कैसे बोलूं। क्या इससे भी कुछ बदलने वाला है? हाँ, इससे भी बदलने वाला है। उस दिन उस खाने को आप खाइए, उस खाने को खाने के साथ साथ आप अपनी वाइफ को, हमारी दीदी को बोलिए आज खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत मीठा लगा है। बोल सकते हैं, अरे खाने में नमक नहीं तो खाना मीठा बन गया है। आप उनके जो दिमाग है उसको पॉजिटिव कीजिए, उनके चेहरे पर एक बार स्माइल लाके देखिए। वो जब वो खाना खुद खाती है ना, उसके बाद उनको चीजें पता लगेगी, अरे आज नमक ही नहीं डाला, उसके बाद भी मुझे बोला गया खाना बहुत अच्छा बना है। वहां से आपके रिलेशन बेहतर होने की शुरुआत होती है, और वहीं से रिलेशन बदल जाते हैं। तो आज से धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए। उस जो अन्न खा रहे हैं उस अन्न को धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए। अन्न देवता को धन्यवाद कीजिए। जब आप पानी पी रहे हैं, जल देवता को धन्यवाद कीजिए। जो भी चीजें, आप अपना घर है, अपने घर को धन्यवाद कीजिए। जहां पर आप, एक एसी है जो आपको कूलिंग कर रहा है, जो आपको गर्मी से बचा रहा है, उसको आप धन्यवाद कीजिए। इन चीजों से क्या होने वाला है? देखिए, हर चीज में एनर्जी है। जब आप धन्यवाद बोलते हैं वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप एसी को धन्यवाद कर रहे हैं, आपका एसी की लाइफ बढ़ने वाली है। आप अपनी गाड़ी को अगर धन्यवाद कर रहे हैं, वहां भी एनर्जी है, उसकी भी लाइफ बढ़ने वाली है। जहां पर हम धन्यवाद करते हैं वहां पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। पॉजिटिव वाइब्स, जिस वस्तु के लिए धन्यवाद किया, जिस व्यक्ति के लिए धन्यवाद किया, वहां पर पॉजिटिव वाइब्स गई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो धन्यवाद वर्ड एक
इतना अच्छा वर्ड है। साथ ही साथ हम देखते हैं हम अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हैं। अब समझिए, आप देखिए एक गाड़ी आपके लिए क्या क्या चीजें कर रही है। एक गाड़ी पर देखा होगा आपने, धूल मिट्टी जम जाती है जब हम इधर उधर जाते हैं। आपने सोचा कभी कि उसमें धूल मिट्टी क्यों जमी है? जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया, तो आप उस गाड़ी को भगवान समझने लग जाएंगे। उस गाड़ी पर धूल मिट्टी तो इसलिए लगी है क्योंकि उस गाड़ी ने आपको धूल मिट्टी से बचाया है, इसलिए उस पर धूल मिट्टी लगी है। समझे आप? दूसरा, आप देखेंगे कई बार गाड़ी पे एक छोटा सा स्क्रैच लग गया कहीं पर इधर उधर। उस गाड़ी पे स्क्रैच इसलिए लगा है क्योंकि उसने आपको दुर्घटना से बचाया है, इसलिए उस पर स्क्रैच लगा है। आप उस स्क्रैच को ठीक करना चाहेंगे? जो धूल मिट्टी लगी है उसको साफ करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उस गाड़ी ने आपको धूल मिट्टी से बचाया है, इसलिए उसने सारी धूल अपने ऊपर ले ली। तो वो भगवान से कम है आपके लिए? वो भगवान से भी ज्यादा है। वही भगवान है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी है तो भगवान है। कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है। तो जिस दिन हमने ये चीजें समझनी शुरू करी, तो हमारी गाड़ी की जो लाइफ अच्छी बनने वाली है, डेली सफाई करेंगे, गाड़ी अच्छी चलने वाली है। डेली अगर हम उसमें जो भी अगर कोई फॉल्ट आता है उसको टाइम पर ठीक कराएंगे, गाड़ी जल्दी और अच्छी होगी और उसकी लाइफ बढ़ने वाली है। जहां भी आप पॉजिटिव एनर्जी, जहां भी आप आभार का यूज करेंगे, वहां पर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ कई, एक एम्प्लॉइज की अगर बात करते हैं, देखिए एक एम्प्लॉइज से आप बहुत सारे काम लेते हैं। आज उसने अगर एक कोई बहुत ही अच्छा काम कर दिया है, आपने उसको बोला भी नहीं था फिर भी उसने एक काम कर दिया है, तो क्या बनता नहीं उसके लिए धन्यवाद? एक एम्प्लॉइज है तो क्या मैनेजर उसको धन्यवाद नहीं बोल सकता? बोल के तो देखिए। आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके लिए और डबल ट्रिपल काम भी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको धन्यवाद वर्ड सुनने को मिलता है। जब आप उनको सोल के रूप में समझेंगे तो आपको उनको धन्यवाद बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं आने वाली है। क्योंकि वो सोल है, वो भगवान है, भगवान को तो धन्यवाद बोलना चाहिए। राइट? जब हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे तो हमारे बिजनेस भी ग्रो करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होने वाला है। जब हम धन्यवाद वर्ड बोलते हैं तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी भरती है, हमारे चेहरे पर भी स्माइल आती है। चेहरे पर स्माइल आई, पॉजिटिव एनर्जी गई, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में है करुणा और सम्मान। आज सबके लिए करुणा और सम्मान। अब करुणा और सम्मान पर बात करने वाले हैं। इसके लिए भी जो अभी मैंने प्रोसेस चीजें बताई हैं, अ, अगर हम बात करें अपने, सबसे पहले घर की ही बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, कि अगर हम अपने परिवार के लिए ये करुणा और सम्मान वाली चीजें लेकर आए, तो हमारे रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे भैया दीदी हैं, अगर वो आपसी उनका एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें, तो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। अब सम्मान कैसे होगा? समझिए ना उनको सोल, समझिए ना उनको भगवान। आप उनका सम्मान करेंगे, जिस दिन आपने उनको सोल समझा आप उनका सम्मान कर पाएंगे। उनके लिए करुणा, आप उनके पर काम का बर्डन ना डालिए। काम के बर्डन को उनके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि भगवान के साथ आप क्या बर्ताव करने वाले हैं, आपको वो बर्ताव अपने परिवार के मेंबर्स के साथ करना है, तो आपके रिलेशन और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। और जिस दिन घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनसे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। देखिए रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी उन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। जब रिलेशन अच्छे हैं तो घर परिवार के अंदर खुशहाली रहती है, और जहां खुशहाली है वहीं पर अच्छा स्वास्थ्य है। जिस दिन वाइफ खुश होकर खाना बनाती है तो वो खाना आपके लिए अमृत बनता है। जिस दिन वाइफ दुखी होकर, या फिर उसके वो क्रोधित है, उसके अंदर क्रोध है, कुछ भी ऐसी भावनाएं हैं, जिस दिन वो खाना बनाती है, वो तो खाना आपके लिए विष होता है। तो कैसा खाना खाना चाहेंगे? क्या अमृत खाना चाहेंगे या फिर विष को ग्रहण करना चाहेंगे? वो हमें समझना है। अगर हमें उसके चेहरे पर स्माइल ला के रखनी है, तो हमें उसके लिए करुणा और सम्मान जैसी चीजों को भी अपनाना होगा। आज की डेट में मेरे पास इतने रिलेशन के लिए जो हीलिंग्स आती हैं, भाई रिलेशन अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, आपसी एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बिजनेस में रिलेशन, दो जो पार्टनर है उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा चल रही, रिलेशन इशूज, डिप्रेशन, एंजाइटी। क्यों आ रही है डिप्रेशन एंजाइटी? वो इसलिए आ रही है, जहां रिलेशन इशूज है वहां डिप्रेशन एंजाइटी नॉर्मली आनी आनी है। राइट?
तो जब डिप्रेशन एंजाइटी क्या चीज है, एक हेल्थ इश्यूज है। अगर आपने रिलेशन बेहतर कर लिए, चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो गई, तो एंजाइटी कहाँ, क्या है एंजाइटी? जिस डिप्रेशन को हम बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, वो कोई बीमारी नहीं होती है। वो बीमारी है ही नहीं। अगर वो बीमारी होती तो दवाई से उसका इलाज होता ना। उसका दवाई से कोई इलाज नहीं है। तो बीमारी है ही नहीं, इसलिए उसका दवाई से कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज चेहरे पर स्माइल है। उसका इलाज अच्छे रिलेशन है। तो वहां से चीजें बदलने वाली है। जिस रिलेशन के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं, हीलिंग कराने के लिए जाते हैं, या फिर हीलिंग करवाते हैं, हीलिंग करते हैं, उनको आप समझाइए, अपने क्लाइंट को आप समझा सकते हैं। जिस जो आपके पास हीलिंग के लिए आने वाला है रेकी सीखने के बाद, वो अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए चेहरे पर स्माइल लेकर आए। डिप्रेशन एंजाइटी को अच्छा करने के लिए स्माइल लेकर आए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े होंगे। अगर आपको अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना है, अगर आपको अपने क्लाइंट्स में बेहतर इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, ये 5 सिद्धांत शॉर्ट में उनको आप बता सकते हैं, तो चीजें ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, आज ही हमने 5 सिद्धांत समझे हैं। पांचों सिद्धांत पर अगर हम काम करना शुरू कर दें, तो यही रेकी है। आपने केवल 5 सिद्धांत फॉलो कर लिए, आपने रेकी में अपने जीवन को धारण कर लिया, अपने जीवन में अपने रेकी को धारण कर लिया। जिस दिन आपने ये 5 सिद्धांत फॉलो कर लिए, तो आप रेकी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आज मैंने रेकी लेवल 1 सीखा, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ग्रैंड मास्टर तक सीख लिया, लेकिन उनकी रेकी काम नहीं कर रही है। उनके घर में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। घर में खुद ही सब लोग बीमार हैं। वो रेकी ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। अब आप समझे कि रेकी उनकी काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो 5 सिद्धांत है ना, इन पे ध्यान ही नहीं दिया है। वो ग्रैंड मास्टर बन गए, उन्होंने सिंबल को रट लिया है, एक एक सिंबल को बनाना अच्छे से सीख लिया है। लेकिन खाली सिंबल बनाने से चीजें नहीं होती हैं। हमें सिद्धांत को फॉलो करना होगा। सिद्धांत फॉलो कर लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरत सिंबल बनाने की नहीं रहेगी। समझने वाले हैं हम रेकी एडवांस में क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं कि आपको सिंबल कोई भी नहीं बनाना है, और रेकी 5 मिनट में काम करेगी। 5 मिनट में सामने वाले का दर्द 50% से 100% तक ठीक हो जाएगा, विदाउट किसी सिंबल के। लेकिन 5 सिद्धांत जो है उनको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो रेकी जो लेवल 1 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसको ध्यान से सीखा, इसको फॉलो किया, तो आप रेकी में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप एडवांस रेकी सीख लें, आप ग्रैंड मास्टर बन जाएं, तब भी रेकी काम नहीं करने वाली है। तो चूंकि रेकी वहीं पर काम करती है जहां पर आदमी रेकी में हो जाता है, अपने जीवन को रेकी के अनुसार ढाल लेता है, वहीं पर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। चलो हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। रेकी के इतिहास के बारे में जानेंगे कि रेकी का इतिहास क्या है। देखिए, रेकी जो अभी हम वर्ड सुन रहे हैं, जैसे मैंने अब से पहले भी आपको बताया है, पहले रेकी को, पहले भी इंडिया में रेकी थी। जो जापान से रेकी कहते हैं ना आई है, वो भारत में पहले से थी। हमारे जितने पहले आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, वो रेकी जैसी एक स्पर्श चिकित्सा से उपचार दिया करते थे। राइट, भगवान बुद्ध के पास भी ऐसी एक विद्या थी। वो अपने जितने शिष्य हुआ करते थे, उनके उनको बॉडी को टच करके, स्पर्श करके उपचार कर दिया करते थे, और सामने वाले का उपचार हो जाया करता था। जितने उनके शिष्य हुआ करते थे, वो जंगलों से घूमते थे, देशा इधर से उधर जाते थे, एक देश से दूसरे देश तक भी जंगलों जंगलों से होकर शॉर्टकट तरीके से जाते थे। तो क्या उनके शिष्य जो है वो जंगलों में जब जाते थे, उनको कांटे भी चुभते होंगे, उनको दर्द भी होता होगा, उनको बीमारियां भी होती होंगी, तो उनका उपचार जंगल में कहाँ होता था? वहां पर उपचार गौतम बुद्ध उनको टच करके ही कर दिया करते थे, और उनके शिष्य ठीक हो जाया करते थे। लेकिन ये विद्या आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? ये विद्या आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसका तरीका सिखाने का कोई प्रोसेस था बना ही नहीं। केवल एक गुरु ने दूसरे गुरु को बता दिया कि ऐसे दूसरे का उपचार किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा जो शिष्य रहा, उसने उन नियमों को नहीं अपनाया। अरे जो गुरु था, उस गुरु ने तो तपस्याएं की, उसने वो साधनाएं की, इसलिए उसने उतनी एनर्जी गेट कर ली, इसलिए उसका उपचार बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक शिष्य को केवल बता देने मात्र से कि भाई ये ऐसे काम करता है, केवल टच कर देने से, ओम बोल देने से दूसरा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है,
तो वो इसलिए जो ये एनर्जी का जो माध्यम था ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जो शिष्य थे उन्होंने वो साधना नहीं की, इसलिए उनकी जो एनर्जी इस पर चिकित्सा आगे नहीं बढ़ पाई और धीरे धीरे इस पर चिकित्सा विलुप्त होती चली गई। और आज की डेट में रेकी नाम से एक नई विद्या हमारे सामने आई, लेकिन ये नई विद्या नहीं है, ये वही पुरानी विद्या है, ये वही पुरानी स्पर्श चिकित्सा है जिससे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु उपचार किया करते थे, वो ही रेकी चिकित्सा के रूप में हमारे सामने आई। और उसको हमें सीखने का मौका जो प्रदान किया वो हमारे डॉक्टर मिकाऊ सुई, जो जापान के एक टीचर थे, आध्यात्मिक टीचर थे, उन्होंने इस पर काम किया। अब इस पर काम उन्होंने कैसे किया, क्या उनकी मजबूरी हुई, वो रेकी में आगे गए, इसको हमें समझना है। एक दिन वो अपने शिष्यों को ईसा मसीह की जीवनी पढ़ा रहे थे, तो दो शिष्य उनसे पूछने लगे कि भाई ईसा मसीह अगर इस तरीके से उपचार करते थे, इस पर चिकित्सा से उपचार करते थे, तो ये ऐसी कोई टेक्निक अब क्यों नहीं है, अब ऐसा उपचार क्यों नहीं है, अब ऐसे लोगों को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों दवाइयां खाई जाती हैं, क्यों औषधियां ले जा रही हैं, क्यों एलोपैथी आयुर्वेदिक इन चीजों में आगे बढ़ा जा रहा है, या फिर क्यों उनको अदर किसी नई जड़ी बूटी की जरूरत पड़ रही है स्वस्थ होने के लिए। तो इस पर डॉक्टर मिकाऊ सुई के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसके बारे में आध्यात्मिक गुरुओं से मिले, इधर उधर भटके, कोई उनको जवाब कहीं से मिला ही नहीं। किसी आध्यात्मिक गुरु से कोई उचित जवाब ना पाकर उन्होंने इस पर अपनी साधना ध्यान का संकल्प लिया कि मुझे भी तपस्या ही करनी है, जैसे पुराने आध्यात्मिक गुरुओं ने किया है। और उन्होंने अगर ऐसी एनर्जी को गेट किया है तो मैं भी तपस्या करके देख लेता हूँ, मुझे भी वो एनर्जी मिल जाएगी, मैं इस एनर्जी के बेस पर काम आगे कर सकता हूँ। तो उसने संकल्प लिया और वो एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। वहां पर उन्होंने एक प्रण लिया, 21 दिन तक तपस्या करूंगा, इस एनर्जी को गेट करके ही रहूंगा। उन्होंने 21 पत्थर लिए, अपने पास में रख लिए, एक एक पत्थर को लुढ़काना शुरू किया। जैसे ही एक दिन होता था, एक पत्थर को लुढ़का दिया, एक एक पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गए, धीरे 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 वहां पर उन्होंने देखा पत्थर कम होते जा रहे हैं, एक एक दिन कम होता जा रहा है। 21 दिन का संकल्प लिया था, धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। धीरे धीरे चीजें ऐसी होती गई, जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। प्रकृति से कंदमूल, जड़ी बूटियां जो भी उनको मिली, उसी से उन्होंने अपना खाने का गुजारा चलाया। वो प्रकृति से जुड़ गए, और वो प्रकृति से जुड़ रहे थे, इसलिए उनको एनर्जी मिलना निश्चित था, क्योंकि प्रकृति की एनर्जी थी। धीरे धीरे एक एक दिन पास हो रहा था, एक दिन 20 डेज कंप्लीट हो चुके थे, बट डॉक्टर मिकाउसी को कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि कोई एनर्जी उनको प्राप्त होने वाली है। धीरे धीरे उनका थोड़ा सा वो स्ट्रेस में भी गए, सोच रहे थे कि 21 दिन हो जाएंगे, कल मुझे फिर नीचे जाना है, फिर घर पर जाना है, घर पर जाकर लोगों को क्या कहूंगा, मैंने तपस्या की मुझे कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा उनको निराशा हो रही थी। लेकिन जैसे 21वां दिन आया, 21वें दिन वो तपस्या में लग चुके और अपने संकल्प के अनुसार वैसे ही ध्यान साधना में लीन हो गए। तो एक उन्होंने देखा अचानक से एक तेज आवाज आई, और एक तेज दिव्य लाइट उनकी आंखों पर पड़ी, उनकी थर्ड आई में जाकर बस गई, और उनको अचानक से वो घबरा गए और चक्कर आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। वो घबरा गए कि अचानक से शायद कुछ किसी ने प्रहार किया है, जिसकी वजह से समस्याएं क्रिएट हुई हैं। जैसे ही धीरे धीरे उनको होश आना शुरू हुआ, वो बैठे, उनको लगा, वो घबराए हुए थे, उनको लगा कि शायद कुछ एनर्जी नहीं मिली है, कुछ फील ही नहीं हो रहा था, कुछ एनर्जी शायद प्राप्त नहीं हुई है, 21 दिन तो पूरे हो चुके हैं, शायद रेकी नाम की कोई एनर्जी ऐसी होती ही नहीं है। उन्होंने जल्दी से नीचे उतरना शुरू किया, खड़े हुए और स्पीड के साथ नीचे उतरने लगे। तेज जा रहे थे, अचानक से ठोकर लगी, पैर के अंगूठे में खून बहना शुरू हो गया। बैठ गए, पैर के अंगूठे को जोर से पकड़ लिया और कराने लगे। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जब हमारे पैर में हाथ में कहीं चोट लगती है, हम क्या करते हैं, अपने हाथ से उसको दबोच लेते हैं, उससे हमें दर्द की अनुभूति कम होती है, राइट। उनको भी ऐसा ही लगा, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, कम होता गया, कम होता गया, पूरा ठीक हो गया।
उनको लगा चलो थोड़ी चोट लगी होगी, ठीक हो गई। उन्होंने देखा हाथ हटाकर खून भी नहीं बह रहा था, लेकिन उनको फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा शायद खून बहा ही नहीं था, मुझे ऐसा ही फील हुआ था, नॉर्मल चोट है, चल दिए। उन्होंने उस एनर्जी से अपने पैर को ठीक कर लिया, लेकिन उनको महसूस नहीं हुआ। उनको लगा चोट शायद हल्की फुल्की होगी, वो ऐसे पकड़ने से नॉर्मल ऐसे ही आराम आ ही जाता है। वो आगे चल दिए। आगे चलने पर एक ढाबे पर गए। ढाबे पर उन्होंने देखा, ढाबे पर ढाबा मालिक बैठा हुआ है। उन्होंने खाने के लिए रिक्वेस्ट की, मुझे खाना खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। खाने के मालिक ने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत तपस्या शायद करके आया है, बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है और साधु वाले कपड़े पहने हुए हैं। अगर मैंने इसको ये बासी खाना खिलाया शायद ये बीमार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए फ्रेश खाना बनाता हूँ, ये खाना आपको सूट नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने बोला भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी, आप मुझे जो भी है दे दीजिए। उन्होंने खाना खाया, उससे उनको कुछ कंफर्ट नहीं लगा। ये भी एक चमत्कार ही था कि इतने, अगर हम देखते हैं जब हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमें बड़ा संभल के खाना खाना होता है, क्योंकि वो खाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन उन्होंने भरपेट खाना खाया, उनको कुछ भी ऐसा अनकंफर्ट नहीं लगा। साथ ही साथ उन्होंने देखा जो लड़की खाना परोस रही थी, उसके जो मुंह था वो सूजा हुआ था। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ है। उसने बताया कि मेरी जाड़ में बहुत तेज दर्द है और मुंह पूरा सूजा हुआ है। नॉर्मली उन्होंने बेटी जो गुड़िया थी उसको अपने पास बुलाया, प्यार से, बिना सोचे समझे प्यार से उसके चेहरे को टच करके देखा। लेकिन ये टच करने मात्र से ही कुछ मिरेकल हो गया। उस जो लड़की थी उसके चेहरे की सूजन उतरनी शुरू हो गई और दर्द तुरंत गायब हो गया। ये थी रेकी एनर्जी, जिसको अब डॉक्टर मिकाउसी को समझ आया कि मेरे हाथों में कुछ आ गया है। अचानक से, मेरे बिना कुछ करने मात्र से ही इस लड़की का जो दर्द ठीक हो गया, सूजन अचानक से उतर गई, तो मेरे हाथों में कुछ तो आ गया है। वो बड़े खुश हुए। खाना खाते ही तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े कि हाँ, मुझे, मेरा संकल्प मैंने पूरा कर लिया है, मैंने वो एनर्जी को गेट कर लिया है जिसकी खोज में मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा था। वो घर पर गए। घर पर जाकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा उनका एक दोस्त बीमार पड़ा हुआ था, जिसको वो स्वस्थ छोड़कर गए थे। 21 दिन के अंदर उसको इतनी बीमारी, वो इतना बीमार हो चुका था, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तो डॉक्टर मिकाउसी ने सोचा सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त को ठीक करना है, मैं देखता हूँ रेकी एनर्जी कितना अच्छा काम करती है। उन्होंने अपने दोस्त का उपचार करना शुरू किया। धीरे 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 करके उनका जो दोस्त वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर मिकाउसी पर पूरा विश्वास हो गया कि रेकी से तो कुछ भी किया जा सकता है। जब इतनी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर दिया गया, तो अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो डॉक्टर मिकाउसुई थे बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले सोचा क्यों ना मैं ये काम गरीबों के लिए करूं, जिनको उपचार नहीं मिलता है, जिनके पास उपचार के लिए पैसे नहीं है, क्यों ना मैं उनको फ्री फ्री उपचार देकर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे दूं। उन्होंने उस पर ही काम करना शुरू किया और गरीबों की बस्ती में जाकर उनको उपचार देना शुरू किया। एक बस्ती में धीरे धीरे उपचार देना शुरू किया, पूरी बस्ती के लोग स्वस्थ होते चले गए, खुशहाली आती आती चली गई, सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए, भीख मांगना सबने बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर नेक्स्ट बस्ती में जाना शुरू किया। लेकिन वो देख रहे थे, वो दूसरी बस्ती के लोगों को तो ठीक कर रहे थे, लेकिन पुरानी जो बस्ती थी जिसको वो ठीक करके आए थे, उनकी समस्या फिर से वैसी होनी शुरू गई। फिर से वो लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए। फिर से वैसा ही जीवन हो गया, भीख मांगना, बीमारी से तड़पना, वही सब चीजें वैसे ही हो गई। डॉक्टर मिकाउसी ने देखा अरे ये कैसे हुआ, रेकी से तो सब कुछ संभव है, मैंने रेकी से इनको ठीक भी किया, लेकिन फिर से वैसे क्यों हुआ। डॉक्टर मिकाउसी ने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने इसके लिए रूल्स बनाए कि रेकी बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं करनी है। अगर एनर्जी एक्सचेंज के बिना हम दूसरे को रेकी कर रहे हैं, तो वो उस एनर्जी के लिए सम्मान नहीं जता रहा है, उस एनर्जी को गेट करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसने एनर्जी एक्सचेंज किया ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर एनर्जी उतना अच्छा काम नहीं करने वाली है। इसलिए कहते हैं कि रेकी फ्री में किसी को नहीं देना चाहिए, उससे कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज लीजिए, कुछ भी अच्छा काम कराइए, भले ही चींटियों को दाना डालने के लिए हो, भले ही चिड़ियों को दाना डालने के लिए हो, इतना सा भी काम कराएंगे तब भी रेकी काम करने वाली है।
अब आप कहेंगे कि हमें तो रेकी फ्री में सिखाया जा रहा है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप दूसरे को स्वास्थ्य अच्छा दे रहे हैं, तो उसके बदले उनसे आपको एनर्जी के रूप में कुछ लेना है। कुछ लोग कहते हैं पैसे लेने चाहिए, धन भी एक एनर्जी है, लेकिन धन के साथ साथ आप एक अगर अन्न का एक छोटा सा दाना एक चींटी को डाल रहे हैं, तो वो भी एक एनर्जी है। आप बर्ड्स के लिए कुछ खाना डाल रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज हुआ। एनर्जी जब एक्सचेंज होती है, मैंने कोई एक पॉजिटिव एनर्जी, प्रकृति की एनर्जी को ग्रहण किया, उसके बदले में प्रकृति को क्या दे रहा हूं, इसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। आपको उसके लिए एक्सचेंज करना होगा। आपको जो रेकी साधक है, जो रेकी साधक रेकी दे रहा है, उसको एनर्जी के रूप में मनी दे सकते हैं, एनर्जी के रूप में उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहिए, तो एनर्जी काम करती है। अदरवाइज एनर्जी उतना अच्छा काम नहीं करती, भले ही हम कितना भी ज्यादा रेकी देते रहें। राइट। अब हम समझेंगे कि भाई मैं रेकी तो आपको फ्री सिखा रहा हूँ, मैं तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहा हूँ। मैंने एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको बोला कि आपको रेकी को फैलाना है। आपको आपके ही परिवार के लोगों को या फिर अपने दोस्तों को रेकी के बारे में बताना है, यही एक एनर्जी एक्सचेंज है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमें रेकी को फैलाना है। रेकी के जितने साधक है, जितने टीचर्स हैं, वो रेकी को फैलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने हम रेकी को फैलाते हैं, उतना हमें एनर्जी मिलती है और हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। इसलिए आपको ये रेकी लेवल 1 और लेवल 2 फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। आपको रेकी से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, उनको भी रेकी के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो भी रेकी सीख सकें और रेकी सीखकर आगे बढ़ सकें। चलो, अब मैं आगे की स्लाइड पर जाऊंगा। और रेकी के लेवल, रेकी के कितने लेवल हैं? रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल आप फ्री सीख रहे हैं। इसके बाद थर्ड लेवल आता है, मास्टर लेवल आता है, ग्रैंड मास्टर लेवल आता है, जो जनरली लोग सिखाते हैं। लेकिन हम एक एडवांस रेकी लेवल भी आप लोगों को इसके बाद सिखाते हैं, जो छठा लेवल है। वो एडवांस रेकी लेवल क्या है? उसमें आपको सिखाया जाता है कि बिना सिंबल के भी रेकी संभव है। बिना किसी सिंबल के रेकी की जा सकती है। और रेकी 5 मिनट में भी संभव है, 2 मिनट में या 1 मिनट में या सेकंडों में भी संभव है। वो चीजें आपको एडवांस लेवल में सिखाई जाती हैं। अब एडवांस लेवल की अगर हम बात करें, एडवांस लेवल में आप लोगों को सिखाया जाता है 90 डेज का पूरा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। इसमें आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, आपको रेकी कराकर दिखाया जाता है, आपसे रेकी कराया जाता है। आप भी रेकी करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। ये सब चीजें आप रेकी के एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। क्योंकि खाली रेकी सीखने मात्र से रेकी नहीं आती है। जब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक रेकी नहीं आ सकती, रेकी आप नहीं कर सकते। तो सब चीजें प्रैक्टिकल हम आगे के एडवांस लेवल में कराते हैं। अब आप कहेंगे क्या रेकी क्या अभी यही नॉलेज था, क्या यही फिनिश हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ है समझने के लिए। नेक्स्ट डे, कल का दिन भी हमारे पास है। कल फिर हम बहुत कुछ चीजों को समझने वाले हैं। कुछ चीजें अभी हम समझ लेते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब आप कहेंगे ये रेकी के लेवल क्यों बनाए गए? देखिए, रेकी के लेवल बनाने का मकसद ये है कि हम चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात की, अगर आपको थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेन में डालेंगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका चेतन मन है, उसको अवचेतन मन तक पहुंचाएगा। अगर आपने पहले ही हैवी बर्डन उसको दे दिया, तो वो हैंग हो जाएगा। वो हैंग हो जाएगा, वो आगे चीजों को पहुंचाएगा ही नहीं। इसलिए रेकी के लेवल्स बनाए जाते हैं, और उसमें धीरे धीरे करके आपका एनर्जी का लेवल बढ़ने के लिए आगे का प्रोसेस बताया जाता है। तो चलो हम आगे समझेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझने वाले हैं। जैसे अभी आप आज का जो प्रोसेस हमने सीखा है, रेकी लेवल 1 का प्रोसेस है। रेकी लेवल 1 में कोई सिंबल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं कि रेकी लेवल 1 कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, रेकी लेवल 1 ही सब कुछ है। इसी से आप रेकी सीख सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सीखा, तो आप रेकी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। रेकी लेवल 1 सीखने के बाद हमें अपनी सेल्फ हीलिंग करनी होती है। ये सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है 24 पार्ट सेल्फ हीलिंग। अब आप कहेंगे कि 24 पार्ट का तो नाम ही याद रखना मुश्किल है। 24 पार्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं।
इनको हमें एनर्जी देनी होती है। अब इसका प्रोसेस कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत इजी प्रोसेस आपके लिए बनाया गया है। आपके लिए एक छोटी सी एक ऑडियो आपको दी जाती है, उस ऑडियो को आपको सुनना होता है। उसमें इन 24 पार्ट की एनर्जी इनको कैसे देना है, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो आपको ये 24 पार्ट के नाम रटने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको ब्रेन पर हैवी बर्डन नहीं डालना है, इजी वे में लेकर जाना है। आपको कोई 24 पार्ट याद नहीं करने हैं। केवल आपको 24 पार्ट हीलिंग का जो ऑडियो भेजा जा जाता है, जब आपका शक्तिपात हो जाता है, आपको एक 24 पार्ट हीलिंग का ऑडियो भेजा जाता है। उस ऑडियो के बेस पर 21 डेज तक आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। उस सेल्फ हीलिंग से क्या होता है? अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई रिलेशन इश्यूज है, या फिर कोई स्ट्रेस एंजाइटी है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, वो 21 दिन के अंदर बदलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप रेकी के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, तब चीजें बदलती हैं। अगर आप फॉर्मेलिटी करते हैं, आज सेशन, आज आपने सेल्फ हीलिंग किया, कल याद नहीं रहा, परसों किया, चलो सुबह करेंगे, चलो शाम करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो रेकी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। रेकी के लिए संकल्प लेना होता है, मुझे ये 24 पार्ट सीलिंग 21 दिन तक रेगुलर करनी है। इन एक दिन कभी बाय मिस्टेक छूट जाए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसकी वजह से छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे फिर एक दिन और आगे बढ़ा लेंगे और इस सेशन को, इस अपना सेल्फ हीलिंग को रेगुलर करेंगे। राइट। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, 10-15 मिनट, 10 मिनट के अंदर हम एक और छोटा सा चीजों को समझ लेते हैं। ये है हमारा, चलो इस पे बात करते हैं। स्पर्श चिकित्सा और दूरस्थ चिकित्सा क्या है? देखिए, स्पर्श चिकित्सा ही है जो अभी हमने सीखा है। इसमें हम स्पर्श करके ही उपचार करते हैं, किसी सिंबल की जरूरत नहीं होती, और स्पर्श करके हम अपने जो क्लाइंट है या खुद को स्पर्श करके उपचार दे सकते हैं। अब उपचार देने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, उपचार जो दिया जाता है, इसमें हमें अपने दोनों हाथों को इस टाइप से कप बनाकर रखना होता है। क्यों? जब हम एनर्जी को गेट कर रहे हैं, जब हम ये शेप बनाकर रखते हैं, तो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो हमारी हथेली पर आती है, पाम पर, और हथेली के सेंटर से हमारे पाम के अंदर जाती है। राइट। जब हम फ्लो कर रहे हैं रेकी का फ्लो भी जब हम ऐसे करते हैं तो बड़ा अच्छा फ्लो होना है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये फ्लो उतना अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे हम करते हैं तो फ्लो प्रॉपर तरीके से एनर्जी सेंटर से होती है और सामने वाले की बॉडी में जाती है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अगर हम ऐसे करके एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं तो एनर्जी बाईपास हो रही है, उंगलियों के बीच से निकल जा रही है, तो एनर्जी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जब भी हमें रेकी उपचार करना है, अपना उपचार करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, तो ये प्रोसेस रखना है कप के रूप में, अपने दोनों हाथों को कप के रूप में बनाना है, ऐसे फोल्ड करना है। राइट। तो ये प्रोसेस को आपको समझना है। अब रेकी स्पर्श चिकित्सा का मैंने आपको बताया। दूरस्थ चिकित्सा क्या है? दूरस्थ चिकित्सा जैसे मैंने आपको इसमें सेकंड लेवल लिखा है, बट सेकंड लेवल में हम उतना दूरस्थ उपचार नहीं कर सकते। सेकंड लेवल में केवल इतना हो सकता है, आपके सामने व्यक्ति लेटा हुआ है, आपने थोड़ा सा उससे दूर खड़ा होकर उसको उपचार दे दिया, टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उपचार हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति अगर इंडिया में बैठा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसका उपचार भी संभव है, उसको कहते हैं डिस्टेंस उपचार। वो डिस्टेंस उपचार भी उतने ही कम समय में हो जाता है जितने कम समय में सामने बैठे वाले व्यक्ति का होता है। इसको कहते हैं एडवांस हीलिंग। जब हम एडवांस हीलिंग में आगे पहुंचते हैं तो आप विदेश में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उपचार घर बैठकर दे सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पर दे सकते हैं, या फिर केवल उसके फोटो से दे सकते हैं। और फोटो की भी जरूरत नहीं है, अगर उस व्यक्ति का आपको चेहरा याद है तो केवल उसके चेहरे को याद कर लेने मात्र से आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं और उसको उपचार दे सकते हैं। फोन पर बात करते करते आप उसको उपचार दे सकते हैं और रिजल्ट आ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रेकी में अपने अपने आप को आपने समर्पित किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और छोटा सा सब्जेक्ट हम समझने वाले हैं। रेकी का प्रभाव क्या क्या हमारे पर पड़ सकता है। रेकी से हमें हमारा जो तनाव है उससे हमें मुक्ति मिलती है, हमारा मन शांत हो जाता है, शरीर में चेतना का विकास होता है, एनर्जी का विकास होता है। क्योंकि क्या है, रेकी एक एनर्जी है। जब हम उसको अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो हमारी रेकी की जो बॉडी की एनर्जी है वो एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है।
साथ ही साथ मिरक्कल रिजल्ट तो आते हैं दर्द में। किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, कोई व्यक्ति दर्द से कराह रहा है, और आपने क्षण मात्र में, 1 2 3 मिनट में ही, 5 मिनट में ही सामने वाले के दर्द को 100% ठीक कर दिया। अब वो व्यक्ति जब खुश होता है ना, वो व्यक्ति खुश हो रहा है ना, उसकी सोल खुश हो रही है, और सोल खुश हो रही है तो भगवान खुश हो रहे हैं। तो जब भगवान खुश होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। जिस दिन भगवान, देखो भगवान को खुश करने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम बड़े बड़े भंडारे देते हैं, हम तरह तरह की चीजें करते हैं। भगवान को खुश कर लिया जाए, तो भगवान को खुश आप रेकी सीख कर भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति को रेकी का उपचार देकर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसकी चेतना, उसकी आत्मा खुश होती है, तो भगवान खुश होते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा ही भगवान है, और वो आपके लिए बेहतर कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि रेकी सीखने से, रेकी का सेशन देने से, रेकी सिखाने से, या रेकी का उपचार देने से आपके जीवन में आप बदलाव कर सकते हैं। आपके जीवन में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, धन के अवरोध रिमूव हो सकते हैं, साथ ही साथ आपका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। अब हम समझेंगे कि रेकी से ओरा भी बढ़ता है। ओरा क्या होता है, अब ओरा को भी हम समझने वाले हैं। ओरा के बारे में हम कल समझेंगे, इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में समझने वाले हैं कि ओरा कैसे होता है, ओरा कैसे काम करता है। एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि ओरा कैसे काम करता है। राइट, देखिए ओरा क्या होता है। हम जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एनर्जी है। निर्जीव वस्तु है, हमने उसमें भी जाना एनर्जी है। तो एक एनर्जी है, उसका प्रभाव तो कुछ दूर तक होता होगा ना। एक एनर्जी है, उस एनर्जी का प्रभाव कुछ दूर तक तो फैलता होगा ना। तो वो जो एनर्जी का प्रभाव जो दूर तक फैलता है, वो ही ओरा है। आप पूजा पाठ करते हैं, आपने मंदिरों में भगवान की मूर्ति देखी है, घर में अपने भगवान की मूर्ति रखी हुई है, उनके आपने देखा होगा हेड के चारों ओर एक सफेद रंग का लाइट दिखाई दी होती है। तो वो क्या संकेत है, वो संकेत है कि उनका ओरा बहुत अच्छा है। वो लाइट ही ओरा है। वो लाइट हमारी भी बॉडी के चारों ओर फैली हुई होती है। हर व्यक्ति का ओरा होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ओरा नहीं है। किसी का छोट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। एक निगेटिव वस्तु, उसका भी ओरा है, भले ही वो निगेटिव हो, भले ही उसका ओरा ब्लैक ओरा हो, लेकिन ओरा उसका भी है। भले उसका ओरा संकुचित हो गया हो, लेकिन ओरा उसका भी है। एक निगेटिव चीज, अगर मैं एक पेन की बात करूं, मेरे पास एक पेन है, तो इसका भी एक ओरा है, पेन का भी एक ओरा है। इसकी भी एक एनर्जी है जो चारों ओर फैली हुई है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो भी एनर्जी है। तो उसका भी जो ऊर्जा का प्रभाव है वो भी दूर तक फैलता है। तो इन चीजों को हम डीपली कल एक मैग्नेट के रूप में समझने वाले हैं, कि मैग्नेट एक एग्जाम्पल के रूप में, कि कैसे दूर तक हमारा ओरा फैला होता है। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट को रखते हैं, दूर से लोहे की वस्तु एकदम खींची आ जाती है। क्या है ये एक ओरा है। ये उस ओरा का ही प्रभाव है, जो बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोहे की वस्तु उसके पास खींची आ रही है। अरे जब एक जो निर्जीव वस्तु है, एक मैग्नेट है, उसका ओरा इतना स्ट्रोंग हो सकता है, एक लोहे को अपने पास खींच सकता है, तो हमारा भी तो ओरा ऐसा होता होगा। यस, हमारा ओरा भी ऐसा ही होता है। हम धन की ऊर्जा को इस ओरा के थ्रू आकर्षित कर सकते हैं, जिससे कहते ना धन भी आ जाता है। तो रेकी सीखकर हम अपने ओरा को पॉजिटिव करके धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, एक मैग्नेट की तरह। अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं, एक मैग्नेट की तरह। जहां हमारे रिलेशन में गैप आ गया है, वहां मैग्नेट की तरह एनर्जी को बढ़ाकर, अपने ओरा को बढ़ाकर हमारे रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। जहां पर हम बीमार होते जा रहे हैं, बीमारियां घेर रही हैं, वहां अपने ओरा को बढ़ाकर, ओरा जब बढ़ता है पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। ओरा मतलब व्हाइट एनर्जी, और बीमारी मतलब निगेटिव एनर्जी, मतलब ब्लैक एनर्जी। जहां पर प्रकाश आता है, वहां पर अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ओरा बढ़ने से वो जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाता है। तो रेकी लेवल लेवल के बेस पर हम अपने ओरा को बढ़ाकर ये सब मिरेकल कर सकते हैं। तो आज का यही सेशन था। आज के सेशन में कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी होगा, वो कंफ्यूजन जरूर आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। उससे पहले
मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करूंगा और हमने जैसे आपको